मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। तो हमने लास्ट कहाँ तक किया था? आई थिंक लॉज ऑफ मोशन में करा दिया था। हम सीरो फोर्स कर रहे थे, इसके याद? सीरो फोर्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उसको हम बोलते हैं सीरो फोर्स। जैसे हमने लिफ्ट प्रॉब्लम किया था, सेम उसके बेस पे। अब इसके बेस्ड कुछ मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको आसान आसान से। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक इंक्लाइन वेज है, एंड इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक प्लेस्ड है। सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पे उस ब्लॉक का अपना कुछ मास होगा m एंड इस वेज का अपना कुछ मास होगा कैपिटल M। यहाँ पे मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर वेज के ऊपर ताकि वो एक्सेलरेट करे। तब क्वेश्चन पूछता है कि कितने फोर्स अप्लाई करूं उस पर्टिकुलर वेज के ऊपर ताकि ये ब्लॉक इस वेज के साथ कंबाइंड मोशन करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फोर्स, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये तीन चीजें if wedge and block moves together। क्वेश्चन सबको समझ आया? नम्रा, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तो इस पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर। मान लीजिए इस ब्लॉक, इसका मास m, फर्स्ट इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती होगी यहाँ से यहाँ तक। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर मैं ब्रेक करूं दो पार्ट में तो एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक कंपोनेंट होगा एडजेसेंट टू द प्लेन, इस तरह से। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास ये कंपोनेंट mg है और ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा है इसकी वजह से, क्योंकि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई थीटा एंगल इंक्लाइंड होता होगा तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, तो उसके बेस पे ये थीटा। तो एक कंपोनेंट इसके लिए ये होगा और एक कंपोनेंट इसके लिए ये होगा। ये कंपोनेंट उस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। बट अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं उस सिस्टम को एक्सेलरेट कराने के लिए, तब उसी ब्लॉक के ऊपर एक अनदर फोर्स एक्ट करना शुरू होता है कुछ इस तरह। ये आपका ब्लॉक मान लीजिए, अगर सिस्टम एक्सेलरेट राइट साइड में करती है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी शुरू होती है। तो इस पे एक फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके लिए अगर मैं दो कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक होगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस कुछ इस तरह से। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स है वो मेरे पास है MA, ये मेरे पास एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। अब मैं अगर देखूं कि दोनों कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है कौन कौन सा, एक ये कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है और एक ये कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोल सकते हैं? सर रिपीट करिएगा। मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर अब दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आप इस mg के कंपोनेंट को ब्रेक कर लीजिएगा तो आपको एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। बोल सकता हूँ? यस सर। सिमिलरली अगर सिस्टम राइट साइड में एक्सेलरेट कर रही है तो उस ब्लॉक के ऊपर एक उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं।
तो वो मान लीजिए MA है। अब अगर एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोल सकता हूँ। यस सर। अब देखिए, अगर ये कंपोनेंट एंड ये कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो आपस में बैलेंस कर देगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0। इसलिए ब्लॉक कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा एंड उस वेज के साथ कंबाइनली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बोल सकता हूँ। यहाँ तक सब पर किसी को डाउट? लास्ट लाइन आपने क्या कहा? दोनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट कर दूं ताकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना हो जाए? 0। 0। तो उस ब्लॉक में कोई मूवमेंट होगी नहीं। तो ब्लॉक कंबाइन मोशन कर सकता है इस वेज के साथ। यप। तो देखिए इसके mg, तो इसका एक कंपोनेंट एडजेसेंट टू थीटा mg cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं ma के कंपोनेंट को ब्रेक करूं तो ये कंपोनेंट एडजेसेंट टू एंगल, तो ये हो सकता है ma cos थीटा, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट, तो ये हो जाएगा कितना? ma sin थीटा। अनवी यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, दोनों फोर्सेस जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहे हैं उनको कंबाइन कर दीजिए। मतलब ये आपके पास ब्लॉक है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है ma cos थीटा। एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है mg sin थीटा। दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए एंड वहां से a की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0। तब वो उस वेज के साथ कंबाइन मोशन कर सकता है। दोनों को इक्वेट कीजिए, a की वैल्यू फाइंड कीजिए, देखिए यहां से कितना आता है। अक्षत कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, सॉल्व कीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है नम्रा? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। बोल सकता हूं। सही है आपका आंसर। गुड। सर नॉर्मल रिएक्शन किसका फाइंड करना है? वेज उस का या ब्लॉक ब्लॉक के का? ऊपर दोनों आपस में इक्वल होगा। ब्लॉक जितना फोर्स उस वेज के ऊपर अप्लाई करती होगी उतना ही फोर्स वेज उस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करता होगा। तो उसके लिए देखिए, इसमें मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूं। एक कंपोनेंट mg की वजह से था जो उस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड एक कंपोनेंट ma की वजह से है उस डायरेक्शन में। दोनों इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन उन दोनों के सम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। याशिका कोई डाउट? नो सर।
आंसर सेंड कीजिए आप लोग। उन्हीं मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। यस सर। लेट क्यों हुए आप? देखिए क्वेश्चन ये है कि एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है। वेज का मास कैपिटल एम एंड ब्लॉक का मास स्मॉल एम। मुझे कितना फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़े ताकि ये दोनों कंबाइन मोशन करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर पहले ग्रेविटी की वजह से कौन कौन से कंपोनेंट हैं पहले मैंने वो ब्रेक किया। दूसरा, अगर ये सिस्टम राइट साइड में एक्सेलरेट करती है उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से, तो उस ब्लॉक के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, एम ए। तब उस एम ए के लिए अगर मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर दूं, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, ब्लॉक वेज के साथ कंबाइन मोशन करे। इट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना होना चाहिए, 0। तो एक डाउनवर्ड फोर्स mg की वजह से, एक अपवर्ड कंपोनेंट ma की वजह से, दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आई बात समझ? सर एक बार एमए वाला समझा। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर कोई सिस्टम एक्सेलरेट करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल उस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, नम्रा अपने आंसर को सिंप्लीफाई कीजिए एक ही वैल्यू जी tan थीटा पुट करके, ठीक है? ओके सर। सपोज कर लीजिए एक पेंडुलम है जो इस तरह से वर्टिकली प्लेस्ड है, और ये कोई केबिन है जो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। तो नहीं बता सकते हैं कि ये पेंडुलम किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। लेफ्ट। आपसे पूछूं क्यों लेफ्ट में मूवमेंट किया इसने, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बोलेंगे कि ये सिस्टम एक्सेलरेट चूंकि राइट साइड में कर रही है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ब्लॉक के ऊपर एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स होगा जो उस पर इस डायरेक्शन में पुल करता होगा, उसको मैं एम ए बोल सकता हूँ। तो ये एम ए अराइज क्यों हुआ, तो आप बोलिएगा सिस्टम के एक्सेलरेट करने की वजह से इस फोर्स को हम सूडो फोर्स बोलते हैं। तो सूडो फोर्स जहां कहीं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, मतलब सिस्टम एक्सेलरेट करता हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्ट करता है ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आई बात समझ? यस। अब इनके दोनों कंपोनेंट को इक्वेट कर दीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए, देखिए कितना आता है। सर इसमें ये जो फाइन फोर्स है ये 0 ही है। एफ की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। एफ इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ओके। अक्षत, आपने जो आंसर सॉल्व किया वो किस चीज की वैल्यू है? ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा पार्ट? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन सही है। सर मेरा नॉर्मल रिएक्शन सही है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इससे ज्यादा भी होगा mg cos थीटा प्लस। अच्छा ये और भी सिंप्लीफाई होगा। सर जब नेट फोर्स की वो वैल्यू लेंगे तो मास दोनों का अलग लेंगे, वेज और ब्लॉक का। दोनों कंबाइन मास लेते हैं यूजिंग सेकंड लॉ। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन जिससे वो एक्सेलरेट कर रही है, इतना। आई बस समझ? यस सर। अनवी आपसे सॉल्व हुआ या मैं आपकी हेल्प करूं?
सर थोड़ा सा हिंट दे दो। देखिए यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है इस पे, एम ए कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का एक कंपोनेंट नीचे था इस वाले टर्म में एम जी साइन थीटा। दोनों फोर्स को आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना हो जाए, 0 बोल सकता हूँ। यस सर। दोनों को इक्वेट कीजिए, ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। नम्रा अपनी कैलकुलेशन में फिर से चेक कीजिए। उसी तरह वर्टिकली सरफेस के एक कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट है एम ए साइन थीटा। दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए, तो वहां से n फाइंड आउट हो जाएगा। गुड एंड बी। क्या शिका आपसे सॉल्व हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया सर। आपने आंसर नहीं सेंड किया? हाँ सेंड कर दिया, कर दिया, कर दिया। उनीब सेंड कीजिए आंसर। यस सर, अभी कर रहा हूँ। सर हमें सेकंड पार्ट में n की वैल्यू निकालनी है। जी जी, तो देखिए यहाँ पे n किसके इक्वल है, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल। यस सर। तो दोनों फोर्स के सम के इक्वल कर दीजिए। एक ही जगह पे जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसको पुट कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई कर दीजिए। गुड नम्रा। सर नॉर्मल रिएक्शन को और सिंपलीफाई कैसे करेंगे? एक ही जगह पे आपने पुट किया, उसको जब ब्रेक कीजिएगा tan थीटा को और सिंपली एलसीएम कीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा पार्ट आएगा आंसर में, कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। नो याशिका। उनीब, ये देखिए फर्स्ट पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एम ए कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से m एंड m कैंसिल आउट कर दीजिए। a इज इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा g साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू g tan थीटा। बोल सकते हैं ना? नीब यस सर, इतना हो गया। गुड। अब उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मल रिएक्शन देखिए किसके इक्वल है, तो आप बोलिएगा n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। एक ही जगह पे आप ये पार्ट पुट कर दीजिए एंड एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। एम जी कॉस थीटा प्लस एम एक ही जगह पुट कर सकते हैं जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। एलसीएम आपका कॉस थीटा हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कुछ आएगा। एंड भी अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए। सर आपने जी भी लगा दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू में। एक ही जगह ओ पे हाँ मैंने हाँ 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 ये ओके टर्म ओके। पुट करना था। अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सर mg cos थीटा आ जाएगा। एम जी कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। नहीं, एम जी यहाँ पहले से था, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड में, तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा
तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस mg अगर कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। सर 1। तो क्या बचेगा? mg डिवाइड बाय कॉस थीटा। नंबर समझ आया? यस सर। ओके, याशिका समझ आया आपको? यस सर। अनबी? Yes, sir. ओके, अब आपको अगर नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m प्लस m टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। अक्षत समझ आया आपको? यस सर। उनीर? यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको तीनों में से कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं वो, तो आप ये तीनों रिजल्ट याद रखिएगा। किसी कोई डाउट यहां तक? आप लोगों ने नोट कर लिया था इसको? ओके, एक अनदर क्वेश्चन करिए, आसान सा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक प्लैंक है इस तरह, उसके ऊपर एक ब्लॉक अटैच है यहाँ पे इस तरह। इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करना है 10 न्यूटन का। इसका मास 3 kg एंड इसका मास 2 kg। इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल ऑन अदर साइड। अब देखिए ऐसा क्यों होगा, मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों होगा पॉसिबल। अब बोलिएगा जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पर्टिकुलर प्लैंक के ऊपर, तो ये प्लैंक उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से आगे के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा, एंड कुछ देर बाद वो इतनी डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा और वहां से फॉल कर जाएगा। बोल सकता हूं ऐसे? यस सर। तो आपको कैलकुलेट करना है पहला कि एक्सेलरेशन कितना होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। जितने एक्सेलरेशन से ये राइट साइड में एक्सेलरेट करेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट करेगा। तो अगर इसने आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया a, तो उतना ही एक्सेलरेशन इसके लिए भी होगा a। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप वहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो पहला काम एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम फाइंड कर लीजिए। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
सर हमें टाइम गिवन थोड़ी है। टाइम कैलकुलेट करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, so यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। निकाल सकते हैं ना, यूजिंग फोर्स आपको गिवन है। सर मैं भेजा, आप एक बार बता ओके सकते सर। सही है कि नहीं? थोड़ी कैलकुलेशन आपकी एरर है, अदरवाइज अप्रॉक्स आप पहुंच चुके हैं आंसर तक। पहला काम आप ये कीजिए, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी सिस्टम मान लीजिए इस तरह। लेफ्ट साइड में एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तब उसकी वजह से पूरा सिस्टम राइट साइड में एक्सेलरेट करेगा। यूजिंग सेकेंड लॉ आप ए सिस्टम कैलकुलेट कर लीजिए, वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के लिए होगा। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। नम्रा थोड़ी कैलकुलेशन आपकी एरर है। नीव, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया? Yes, sir. आया? A is equals to net force by total mass। नेट फोर्स मेरे पास कितना है 10, टोटल मास कितना है 5, कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर, ये पार्ट जीरो है। S की वैल्यू आपको 2 मीटर दे रखा है, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाए। गुड नम्रा, गुड अक्षर। गुड याशिका। गुड अनवी। उनीब, आपसे सॉल्व हो गया? Yes, sir. कितना आंसर आया? टी। सर मैंने भेज दी। गुड। ओके, तो इसी तरह से हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके जो भी टर्म मुझे अननोन पूछे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा तीन तरह से, एक होता है मेरे पास स्टैटिक, एक होता है मेरे पास काइनेटिक, और एक होता है मेरे पास रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन आप लोग को पता है क्या होता है, क्यों एक्ट होता है? रोलिंग फ्रिक्शन डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पर डिफाइन होता है कुछ इस तरह से। जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक व्हील है जो किसी ट्रैक के ऊपर मूवमेंट कर रही है, तब डिपेंडिंग अपॉन रिजिडिटी ऑफ द ट्रैक वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर सरफेस को डिफॉर्म कर सकता है स्लाइटली उसके बॉटम से उतना पार्ट, ऐसे। सपोज कर लीजिए वहां पे ट्रैक कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि ये जो रोड है वो उस पर्टिकुलर
व्हील से ज्यादा रिजिड है, इसलिए उसने एक फोर्स अप्लाई किया हर पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उसके शेप को अपने सरफेस के अकॉर्डिंग डिफॉर्म कर पाए। तब उसमें चूंकि ये मूव कर रहा था कुछ पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स से जो कि इंजन ने उसको प्रोवाइड किया होगा, उस पर्टिकुलर फोर्स का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन करने की वजह से। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्ट लूं तो रोड रोलर ले लूं। रोड रोलर ये जो व्हील्स होती हैं बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रैक को अपने शेप के अकॉर्डिंग बेंड करती जाती हैं। सपोज कर लीजिए इस तरह, ऐसे। तब ये हर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर फोर्स अप्लाई करता होता है, ताकि अपने शेप के अकॉर्डिंग उसको डिफॉर्म करता चला जाए। तो इसके लिए भी जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इंजन ने उसको प्रोवाइड किया मूवमेंट करने के लिए, उसका कुछ पार्ट इस डिफॉर्मेशन करने में वेस्ट हो जाता है। तब उस पर्टिकुलर ऑपोजिशन फोर्स या वेस्टिंग ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता, फोर्स का कुछ पार्ट जो डिफॉर्मेशन करने में जो वेस्ट होता है उसकी वजह से अराइज होता है। अब बोलिएगा रोलिंग ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन ऑब्जेक्ट और द सरफेस जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर टर्म को मिनिमाइज करने के लिए सरफेस वो भी मेटालिक लीजिए एंड जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी मेटालिक लीजिए, जैसे बॉल बेयरिंग में, ताकि वहां पे जो रोलिंग फ्रिक्शन हो मिनिमम हो, क्योंकि वहां पे डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है। आई बात समझ? यस सर। ओके। बाकी ये दो पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं force maximum static friction is equals to coefficient of static friction into normal reaction. Similarly, kinetic friction is equals to coefficient of kinetic friction into normal reaction. इससे रिलेटेड हमने एक ग्राफ पढ़ा होता है। ये मेरे पास फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करती रहती है अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक। इसीलिए उस पर्टिकुलर फोर्स को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद जब वो कांस्टेंट हो गया तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन, मूवमेंट करने के बेस पे। जो मैक्सिमम वैल्यू ये अप्लाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक, या इसी चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करना शुरू कर दी, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तब इसके बेस पे आप दो टर्म याद रखिएगा। पहला, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो, तब उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होती, तब वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होता है? 0, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। मूवमेंट ऑब्जेक्ट की तब होगी जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक से एक्सीड कर जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल और ग्रेटर हो जाए, तब उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स उस मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल होता है। तब बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करती है, आगे के डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करती है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके। तब इसके बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ये मेरे पास फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स उसका ग्राफ है।
आगे मूव ऑन करूं? अनवी, Yes, sir. नम्रा, सर ये MS क्या है? यस सर। एमएस का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी चीज को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। डन? सर जस्ट अ मिनट। डन सर। ओके, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक इस तरह दे रखा है एंड कोई इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से प्लेस है। दोनों सरफेस के कांटेक्ट में जो रफनेस है म्यू, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.3। इसका मास 2 kg और इसका मास 3 kg। यहाँ पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया F। अब उसकी वैल्यू क्या होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स F। फर्स्ट कंडीशन में F की वैल्यू कितनी हो जाए 10 न्यूटन, तब क्या होगा। सेकेंड कंडीशन में F की वैल्यू 20 न्यूटन, तब क्या होगा। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लीजिएगा। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस नम्रा, कुछ पूछना है? यस सर, हिंट दे दीजिए। पहला काम क्या निकालने की कोशिश कीजिएगा, एक्सेलरेशन। तो इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम बॉडी की तरह अज्यूम कर लीजिए, कुछ इस तरह से। एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस सर। उस एक्सेलरेशन के बेस पे सूडो फोर्स देखिए उस स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में उसको मूव कराने की कोशिश करेगा। ऑपोजिट। तो उसके हिसाब से एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा और न्यू की वजह से एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी आती है, फिर इस दो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं। आई बात समझ? इतना पहले कीजिए। एक्सेलरेशन के बाद बताएगा क्या करूं? एक्सटर्नल फोर्स निकालिए एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए इस स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर कितना एक्ट करेगा। दोनों को कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। फोर्स पता है, दोनों का मास कंबाइंड हो कितना हो जाएगा 5 कीजिए, तो उसके बेस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यही अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे उसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तब उसकी वजह से उसके ऊपर F एक्सटर्नल मास टाइम्स एक्सेलरेशन।
इस कोएफिशिएंट की वजह से एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कीजिए, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दोनों की वैल्यू निकालिए, चेक कीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन डिफाइन हो जाएगा। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिएगा। अक्षत, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आंसर गलत है नम्रा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, यहां से a इज इक्वल्स टू एफ सर आ बाई गया एम। एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू आपके पास पहले कंडीशन में 10, मास की वैल्यू कितनी 5, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टर्म को यहां पुट कर दीजिए, मास ऑफ बॉडी 2, उस स्मॉलर ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन 2, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। अगर मैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन में पुट करूं तो म्यू की वैल्यू है 0.3, मास की वैल्यू 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको, एक्सटर्नल फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक? मैक्सिमम स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या था, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक से छोटी हो तब फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल लिखा है? एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है बताइए जरा, 4। इसलिए आंसर कितना होना चाहिए? मैंने आपको वही मैक्सिमम स्टैटिक भेज दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नीब आपको समझ आया? Yes, sir. अनवीर समझ आया? Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट सेम इस तरह आप लोग करके दिखाइए मुझे। सेम एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, एफ एक्सटर्नल फाइंड कीजिए, चेक कीजिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक से छोटी है, बड़ी है, बराबर है। याशिका कोई डाउट यहां No, तक? sir. ओके, सर इसमें हम मास 2 kg या फिर 3 kg लेंगे? ब्लॉक के ऊपर मूवमेंट चेक करना है तो ब्लॉक का मास लूंगा ना। ओके सर। ये 3 kg उस सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, मूवमेंट उस ब्लॉक पे चेक करना है, इसीलिए उस ब्लॉक का मास लेंगे।
नम्रा, इस कंडीशन में एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बड़ी है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है? मैक्सिमम स्टैटिक की। मैक्सिमम स्टैटिक बड़ी है। फिर से चेक कीजिए एक बार। हाँ सर, वो एक्सटर्नल बढ़िया वैल्यू उसकी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक के या एक्सटर्नल फोर्स के? ये चेक कीजिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से लार्जर हो या उसके इक्वल हो, तब फ्रिक्शनल फोर्स उस मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल होता है। आंसर क्या होना चाहिए? गुड। उनीब सही है, याशिका सही है, अक्षत समझ आया आपको? यस सर। आपने आंसर सेंड किया? अनवी, आपने सॉल्व किया? यस सर, मैंने भेज दिया आंसर। एक मिनट। नहीं, थोड़ा गलत है। देखिए, सेकंड कंडीशन में आपको फोर्स कितना दे रखा है? 20। टोटल मास कितना दे रखा है? 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल हो जाएगा टोटल फोर्स बाय टोटल मास विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता है, तब इसके बेस पे एफ एक्सटर्नल फाइंड करेंगे। मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन। चेक कीजिए, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बड़ी है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है? अनबी, ये लार्जर है या ये लार्जर है? सर एक्सटर्नल फोर्स। तो हम पीछे एक टर्म डिफाइन करते हैं ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बड़ी हो मैक्सिमम स्टैटिक से, तब फ्रिक्शनल फोर्स उस मैक्सिमम स्टैटिक के क्या होता है? इक्वल है। यस तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? 6 न्यूटन। सबको समझ आ गया? ओके। यस मैं सर। मैं आपको एक अनदर क्वेश्चन देता हूँ। कहता है कि आपके पास कोई एक मूविंग वैन है इस तरह, इसका सरफेस रफ है। इस रफ सरफेस के ऊपर कोई एक ब्लॉक इस तरह से प्लेस्ड है। अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेलरेट कराया गया ए एक्सेलरेशन से, तो बताइए यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे। फाइंड म्यू between surface and block so that it will remain stationary. एक बार कोशिश कीजिए सूडो फोर्स किधर एक्ट करता होगा, तरह से मूवमेंट होगा।
यस अक्षर, वैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इसमें आपने क्वेश्चन क्या लिखा एक बार? फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू जो इस पर्टिकुलर सरफेस एंड ब्लॉक के साथ अटैच है, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम या स्टेशनरी में मूवमेंट करे। ओके सर। सर हिंट दे दीजिए। पहले देखिए सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड में, ब्लॉक के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन एक्ट करेगा? लेफ्ट। उस पे एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आप इस ब्लॉक का मास को m मान लीजिए, ठीक। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते होंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर? तो आप बोलिएगा एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स फ्रिक्शन अप। डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg, एंड अपवर्ड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन। जितना फोर्स ब्लॉक उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अप्लाई करता होगा, उतना ही फोर्स सरफेस उसको इन टर्न एक रिएक्शन देता होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं यस हमरा? सर, यस सर। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? mg। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ma। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। F अपॉन n सर किसके डिवाइड इक्वल? क्यों करें? F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है पता है? तो आप ये पुट कर सकती हैं, या नहीं तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए ताकि F अपॉन n म्यू के इक्वल हो जाए। आई बात समझ? ओके सर। तो मुझे म्यू कैलकुलेट वहां से सॉल्व हो जाएगा। गुड। पुनीत समझ आया? हाँ यस सर। ओके। अनवी आपको समझ आया? यस सर। ओके, आंसर सेंड कीजिए। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। म्यू टाइम्स ऑफ n डिवाइड बाय n इज इक्वल्स टू g बाय a। इसलिए n कैंसिल आउट, इसलिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g बाय a। गुड। एक अनदर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन। कहता है कि एक सर्कुलर बाउल है इस तरह, जिसका रेडियस r है। इसके ऊपर कोई एक इंसेक्ट क्रॉल करना शुरू करती है इस पॉइंट से। ये आपका सेंटर मान लीजिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितना मैक्सिमम इंक्लिनेशन तक वो मूव कर सकती है अगर इस पर्टिकुलर सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू है तब। क्वेश्चन तक पूछता है फाइंड
maximum inclination up to which insect will crawl. इसी क्वेश्चन को चूंकि एडवांस में एक से ज्यादा चीजें पूछते हैं, तो उसने एक चीज और पूछा कि वो पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइट कितनी होगी फ्रॉम द सरफेस, वो भी कैलकुलेट कीजिए. फाइंड हाइट ऑफ दैट पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड. क्वेश्चन समझ आया सबको? मैं आपको हिंट बताता हूं कैसे आप सोचिएगा इस चीज को. आप एक पहले वर्टिकल लाइन पहले सोच लीजिए कि ये वर्टिकल लाइन इस तरह से है. यहां से वो इंसेक्ट क्रॉल करना शुरू किए, मैक्सिमम किसी इस पॉइंट तक क्रॉल की होगी. क्यों? क्योंकि उसके बाद और हाइट राइज करने पे उस पे स्लिपिंग कंडीशन हो सकती है, फॉल डाउन कर सकती है, इसलिए मैक्सिमम इतना इंक्लाइन हो सकता है उसमें मूवमेंट. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इंक्लिनेशन यहां से यहां तक सपोज कर लीजिए थीटा है. इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते होंगे? तो आप बोलिएगा एक ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. उस पर्टिकुलर mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द लाइन एंड एक परपेंडिकुलर टू इट. एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा. दूसरा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन भी एक्ट करता होगा जो उस इंसेक्ट को डाउनवर्ड स्लिपिंग से प्रिवेंट करने की कोशिश करता होगा. तो उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? ऑपोजिट टू इट्स स्लिपिंग, मतलब इस डायरेक्शन में. नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. अब यहां से आप बाकी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपका mg है, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. नंबर समझ आया आपको? यस सर. एक बार कोशिश कीजिए. सर हाइट हम किस पॉइंट से देंगे? पहले आपने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थीटा के टर्म में, या यस थीटा सर. की वैल्यू म्यू के टर्म में. कितना आया आंसर? tan थीटा म्यू. गुड. मैं बताता हूँ हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे. आंसर सबका आ गया? ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा. इसके इक्वल कर दीजिए, n इसके इक्वल कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा. सबका आ गया? यस सर. यस सर. अब हाइट देखिए कैसे निकालते हैं. आप रेफरेंस मान लीजिए,
ये आपका रेफरेंस बॉटम मोस्ट पॉइंट है। इस तरह जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है हाइट, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, इस तरह। अब देखिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आपको कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। ये आपका रेडियस हो सकता है, ये आपका टोटल रेडियस हो सकता है। यस सर। तो इस कॉस मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये वैल्यू आर कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ मैं यस सर। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपका आर दे रखा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इज इक्वल टू आर टाइम्स cos थीटा। बोल सकता हूँ। यस सर। एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस वो आर है, तो आपको ये हाइट यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। गुड। अब मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपने अभी सॉल्व किया होगा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो उसके हिसाब से आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई 1 लिख सकते हैं, तो इसको आप थीटा मान लीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हो सकता है। यस सर। अब हाइट वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यस सर। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उन्नीब आपको समझ आया? Yes, sir. अक्षर? सर ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ ट्रायंगल से पुट कर दीजिए। अनवी आपको समझ आया? यस सर। cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से लीजिएगा विच इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी r 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, कुछ इतना आंसर आ जाएगा। सर इसका एलसीएम लेके फिर रैशनलाइज भी तो कर सकते हैं। तो फिर वो काफी लेंदी हो जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि फिर रूट सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा। सबने लिख लिया इतना? यस। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कहता है कंबाइंड मोशन किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए। एक क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक है एंड उसके ऊपर कोई एक अनदर ब्लॉक है, इस तरह दोनों के पास अपना अपना मास, इसका मास m, इसका मास कैपिटल M। इसके बीच में जो रफनेस है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर म्यू है, मैं कितना फोर्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक में अप्लाई करूं ताकि ये दोनों कंबाइंड मोशन करता हो। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये आपका ब्लॉक है, उस पे एक अनदर ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है, मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करूं ताकि ये दोनों कंबाइंड मोशन करता हो। इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, एंड अगेन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। इसको देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इसको सॉल्व करने का।
क्वेश्चन सबको समझ आया? क्वेश्चन में क्या करना है? सर ये दोनों सेम ही है ना? सेम कहाँ है? एक बार फोर्स लार्जर ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड है जो बॉटम में ओ है, ओके। और एक बार फोर्स अपर ब्लॉक पे अप्लाइड है, तो दोनों अलग अलग है। पुनीत, यस आपको सर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास ये जो ब्लॉक है नीचे वाला, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो उसको आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट कराने की कोशिश करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक उसके ऑपोजिट मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर इसने फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर ताकि इसको आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दे, तो इस ब्लॉक के ऊपर एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में सूडो फोर्स की वजह से पीछे के डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो उसके मोशन को अपोज करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एफ। इसकी वैल्यू होनी चाहिए म्यू टाइम्स mg। आई बात समझ? इतना बोल सकता हूँ? यस सर। अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो तब ये जो ब्लॉक है इसके साथ मूव करेगा, अदरवाइज उसमें देमसेल्फ मूवमेंट होनी रहेगी। इसलिए इस फोर्स की वैल्यू इस फोर्स की क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो वहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू टाइम्स ग्रेविटी। मतलब ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकता है फॉर कंबाइंड मोशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, इतना हो जाएगा। ये समझ आया? यस सर। अनवी, समझ आया आपको? Yes, sir. याशिका? Yes, sir. ओके। सेकेंड सिचुएशन में देखिए, अगर मैं अपर ब्लॉक को देख लूं, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया अपर ब्लॉक के ऊपर एफ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में? इसके मोशन के ऑपोजिट, इधर की तरफ। तो इसको बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इतना बोल सकता हूँ? ओके। यस सर। अब देखिए, अगर आपके पास दो डिफरेंट ब्लॉक आप आपस में कांटेक्ट में हैं, अगर इनको मूवमेंट कराता हूं इस तरह, ऐसे, तो ये जो टर्म है वो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन किसकी तरफ होगा? पीछे की तरफ। बट जो सेकंड ब्लॉक है वो पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किसकी तरफ? आगे की तरफ। आई बात समझ? फिर से देख लिए, अगर मेरे पास दो डिफरेंट ब्लॉक है, एक को मूवमेंट मैं ऐसे करा रहा हूं, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किसकी तरफ? पीछे की तरफ। बट जो सेकंड ब्लॉक है वो पीछे की तरफ जा रहा था, तो उसमें फ्रिक्शन किसकी तरफ रहेगा? आगे की तरफ। इसीलिए जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है बोथ ब्लॉक में। ये बात समझ में आई? नम्रा, समझ आया? यस सर। तो अगर मैंने फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लिया, तो सेकंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन किसकी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। एंड इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू टाइम्स ऑफ mg। बोल सकते हैं यस इस सर। ब्लॉक का मास कितना है? m। फोर्स कितना है? इतना। तो एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए निकाल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये दोनों कंबाइन मोशन कर सकता हो। तब उसके बेस पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू दिस मच। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आया? याशिका, समझ आया दोनों पार्ट? Yes, sir. ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जेई के इस पे बेस्ड।
अनवी कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अक्षत? नो सर। सबने लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया? नम्रा लिख लिया आपने? Yes, sir. सबने लिख लिया? नीर डन? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। जे में एक क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सपोज कर लीजिए आपके पास एक वॉल है इस तरह, इस वॉल के एडजेसेंट दो ब्लॉक अटैच्ड हैं, एक ब्लॉक अटैच्ड ये एंड एक ब्लॉक अटैच्ड ये। दोनों का अपना कुछ मास है, इसका मास से रखा है 2 kg, इसका मास से रखा है 10 kg। यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन है F, तो पूछता है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना फ्रिक्शन एक्ट होता होगा ताकि ये पूरा रेस्ट में रहे। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक, इसका नाम बोल दीजिए ए बी, ए एंड वॉल और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। एक बार सोचिए जरा। आप इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर एफबीडी ड्रॉ कीजिए एंड कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा? मैं बताऊं? Yes, sir. आप पहले इस ब्लॉक के ऊपर देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस ब्लॉक के ऊपर देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट। अब बोलिएगा इसके पास अपना कुछ मास है तो उसकी वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी पुल करती होगी, बोल सकता हूँ?
सरफेस के sir. साथ कांटेक्ट में है तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स को आप F1 बोल दीजिए। इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। इस डायरेक्शन से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सरफेस इन टर्न एक नॉर्मल रिएक्शन देता होगा इस डायरेक्शन में, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अगर मैं सेकंड ब्लॉक के ऊपर फोर्स देखूं तो इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, क्या ये सरफेस जो दोनों कांटेक्ट में था तो इसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा? नीर, Yes, sir. ए एंड बी दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, अगर बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ए ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन? Sir, down. गुड। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना? F1। ये वॉल के साथ अटैच्ड तो इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में F2। टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल, तो यहाँ से F1 आ जाएगा। टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल, तो यहाँ से F2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। अनवी, कोई डाउट? No, sir. सॉल्व कीजिए। मैंने वैल्यू दी है ना, जी की वैल्यू 10 लीजिए, उसके हिसाब से पुट करके दिखाइए। सर ए और बी एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं एग्जर्ट करेंगे? करेंगे, बट वो नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ? यस सर। गुड नम्रा। आपने F2 लिखा है, एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। दोनों का मास अलग अलग है। एक का मास 2 kg, दूसरे का मास 10 kg। गुड नम्रा। अनवी, F2 की वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लीजिए।
गुड। अक्षत सॉल्व हुआ? सर एक सेकंड। नीब सॉल्व हुआ? No, sir. अब देखिए F1 किसके इक्वल है? टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा? Sir, mg. m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी? 10। कितना आंसर आ जाना चाहिए? 20. यहाँ पे देखिए F2 किसके इक्वल होना चाहिए? mg। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और F1 की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, 120। समझ आया? Yes, sir. सबको समझ आया? यस सर। ओके ओके देन, तो इतना पढ़ के रखिएगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको सर्कुलर मोशन कराऊंगा, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसमें बेस बहुत सारे प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। ओके देन, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, जी कैन यू गो बैक? आई मिस्ड वन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिखना एक और सही कीजिए, एक और ये, इसके बाद वाला। अच्छा इसके बाद ये, यस सर, एक मिनट। यस सर, थैंक यू सर। ओके।